ये तो राउटिंग आई थिंक ये हो गया। फाइल्स हमने बात कर ली थी। लॉग ओके। जिस टाइप की कैशिंग है उसका हम वन बाय वन ना इंट्रोडक्शन लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम पर मैंने आपके जो प्रोजेक्ट रन किया। ओके, तो ये जितने भी फोल्डर है ना, एपीआई, आइटम्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑल यूजर्स, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, नई फोल्डर यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी मैं बहुत सिंपल बेसिक लेके चलूंगा एंड देन फिर हम उसको मेन एपीआई वगैरह में इंटीग्रेशन करेंगे। एग्जाम्पल स्टैटिक लिख दे रहा हूँ सो दैट कि क्लैरिटी रहे वहाँ पर। और एक एग्जाम्पल मैं इसमें लेता हूँ आपको, तो कर देता हूँ डायनेमिक। या डायनेमिक भी न करके मैं करूँगा बेटर। यहाँ पे एक फाइल लेते हैं, इस डॉट एस आर ए एफ, और यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ सैंपल ऑफ बैटिंग कैशे। आगे ओके। सुमित, मैं npm और रन स्टार्ट लिख रहा हूँ। मैं 3 कमांड आपसे पूछूंगा, वो मुझे वन बाई वन बताना। हाउ अबाउट दो कमांड्स, वो अबाउट और NOT आ जाते हैं, टॉप में ले लेते हैं। npm रन स्टार्ट, npm रन बिल्ड एंड npm रन सेव। ओके, यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले मुझे इसका मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय npm रन देव? इट इज ऑलवेज सर्वर रेंडरिंग। इट मीन्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है, तो जब भी आप इसको लोड करोगे पेज को, तो श्योरली सर्वर कंपोनेंट आपका लोड होगा एंड देन वो रेंडर होगा। इसको तो अभी अगर मैं npm रन देव करूंगा तो 101% आपके जो सर्वर कंपोनेंट्स है वो रेंडर होंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को npm रन बिल्ड किया एंड देन npm रन स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे लिखता हूँ, बेटर होगा। ले लेते हैं और प्रोडक्शन क्लियर कर दे। ठीक है, ये डेवलपमेंट हो गया आपका, और ये आपका प्रोडक्शन। npm रन स्टार्ट। सबसे पहले हम डेवलपमेंट मोड को थोड़ा सा और कैशिंग के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। npm रन स्टार्ट एंड लेके ओके। ये तो ये डिफ़ॉल्ट है जो हमने लास्ट क्लास में बात कर ही ली है। और अभी हम उस वाले में नहीं जाएंगे। मैंने लिखा है एग्जाम्पल अंडर द पी डॉट जे एक्स, फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल हाइफन। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक कैश है। अब यहाँ देखना, ये जो सर्वर है ना, ये वाला, मैं जितनी बार भी इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देख रहे हो यहाँ पर, तो इट मीन्स जो सर्वर है वो डायनेमिक, को ऑर्डर मिल रहा है कि किसी ने ब्राउज़र से हिट किया ये यूआरएल एंड देन मुझे सर्वर को दोबारा से लोड करें। एक तरीके से मान के चलो सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ और देन उसने जो भी स्पेस में
चेंजेस होंगे, डायनेमिक चेंजेस या स्टैटिक चेंजेस, उनको आपके सामने शो कर दिया। तो यहाँ एक चीज़ पहले हम नोट कर लेते हैं कि एवरीथिंग जो जो भी यहाँ पर आपका डेवलपमेंट मोड पर हो रहा है, वो आपका सर्वर रेंडरिंग हो रहा है, यानी कि सर्वर कंपोनेंट से पहले डाटा लोड हुआ, रेंडर हुआ और देन आपके यहाँ पर शो होते हुए चल रहा है। एग्जाम्पल ऑफ स्टार्टिंग कैश। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका ले लूँ, जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करना हो, बताना जरा क्या होगा। कि मेरा प्लगइन है तो वो ऑटोमेटिकली हेल्प कर रहा है। मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया एंड देन ये यहाँ पर ये भी देखना नीचे कंपाइल हुआ एंड देन आपके पास ये नंबर थोड़ा सा और बड़ा कर ले। अब देखो जरा, मैंने हिट किया, ये बदला, और फिर मैं हिट कर रहा हूँ, ये बदल गया। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हेन यू आर इन द डेवलपमेंट मोड, तो पहले ही अपने दिमाग में ये बात रख लो कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हो यानी कि डेवलपमेंट में कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रेंडरिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज SSR, सर्वर साइड रेंडर हो रहा है। और मुझे ये पता भी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि सर्वर एवरी रिक्वेस्ट, ये अपने आप को एक रिक्वेस्ट आ रही है और रेस्पॉन्स बैक कर रहा है। इसलिए यहाँ पर एक गेट आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी URL होता है बाय डिफॉल्ट गेट हुआ ब्राउजर में, तो वो गेट कर रहा है, इट मीन सर्वर हिट होता है, देन यू गेट द रेस्पॉन्स ऑन द ब्राउजर। और एवरी टाइम वो उसको जो डायनेमिक है, ये 0.02 जो भी रैंडम नंबर आ रहा है वो हिट होता है और देन आपको चेंज होते हुए दिख रहा है। इसमें मैं एक चीज़ और करके दिखा दूँ, कोई भी चीज़, ये तो मैंने भी छोटा सा एग्जांपल लिया है, मान के चलो तुम्हारे पास कहीं से API आ रही है, API हिट कर रहे हो, तो श्योरली वो भी कहीं ना कहीं से डाटा लेके आएगी। एंड नाउ ठीक है, कर दे, ये आपकी टाइम स्टैम्प आ रहा है, दोनों चीज़ें बदल रही। अब मुझे सपोज मान के चलो आपने ना अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर दिया, डेवलपमेंट मोड पर काम कर रहे थे, और देन फाइनली यू हैव टू अपलोड इन द प्रोडक्शन मोड। मैंने कंट्रोल C किया, आपने बोला ठीक है इसकी बिल्ड बना देते हैं, है ना। आपने npm रन, और ठीक है, लेकिन बिल्ड करने से पहले आप ना थोड़ा सा, मतलब इसको मैं आपको और इंटरनली थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं। ये नेक्स्ट की बिल्ड होती है, डॉट नेक्स्ट। तो ये कमांड है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पे npm रन बिल्ड। तो जैसे ही आपने npm रन बिल्ड किया, ये वाला जो फोल्डर है डॉट नेक्स्ट का, वो अपडेट हो गया, क्योंकि उसको आपने ऑर्डर दिया कि अब आप जो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में डालोगे वो कहाँ से जाएगा, बिल्ड से जाएगा। तो उस केस में ना ये ऐप राउट और नोड मॉड्यूल्स पब्लिक, उसका कोई रिलेशन खत्म हो जाता है। वो सीधा का सीधा आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्टार्टिंग मोड में यहाँ चले जाता है डॉट नेक्स्ट में। जैसे npm रन बिल्ड आपके रिएक्ट के अंदर बिल्ड बनाती है, फोल्डर बनता है, एंड देन वहां पर आपके सारे फोल्डर शिफ्ट हो जाते हैं। अब दो चीजें हैं कि अब अपने प्रोजेक्ट को आप प्रोडक्शन में रन करना चाहते हो या डेवलपमेंट में। तो अगर आपने बिल्ड बनाई है तो कौन सी कमांड चलाई आपने, npm रन स्टार्ट। तो अब जो हमारा सर्वर है वो सारी की सारी फाइल को कहां से देखेगा, डॉट नेक्स्ट के बिल्ड से उठाएगा। लेकिन अगर आप npm रन करते हो तो वो ऐप राउट से आपका जो करंट प्रोजेक्ट है वहां से डाटा को फैच करता है। ओके, अब चलो देखते हैं। आपने बनाया है, हमने बनाया यहाँ पे फाइल बनाई थी, इसको देख लेते हैं। ये फाइल है मेरी यहाँ पर एग्जाम्पल हाइफन स्टैटिक और पेज डॉट JSX। तो अब इसको समझते हैं कि इसने क्या किया। सर्वर में ये देखो कैशे फोल्डर, अभी मैं बात करूंगा कैशिंग में भी आने वाला हूँ। एंड देन सर्वर, सर्वर के अंदर देखो ये ऐप आ गया, और ऐप के अंदर अगर देखें, देखो सारी चीज़ें नॉट फाउंड जो आज तक अभी लास्ट क्लास से प्रोजेक्ट लिए थे। देन मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, प्रोडक्ट हो गया, पेज हो गया, एग्जाम्पल देखो ये आ गया स्टैटिक, और ये देखो आपका पेज डॉट JS भी आ गया। अब यहाँ पर तुम देखना कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे सारे के सारे वो
अभी तक हमने बनाए थे। ब्लॉग को भी देख लेते हैं और एपीआई नॉट फाउंड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, एक HTML फाइल, एक स्टैटिक फाइल यहाँ पर डेवलप होगी, जो है नहीं अभी, कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पर डॉट HTML फाइल का, कुछ नहीं दिख रहा है ना। अब इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले ये दिखा दूंगा तो वो ज्यादा बेटर होगा आपको समझने में। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, रन बिल्ड करते हैं। और जैसे ही मैं बिल्ड करूंगा तो ये वाला जो फोल्डर होगा ये अपडेट होना शुरू होगा। देख लेते हैं अगर यहाँ कुछ आता है तो। चलो होने दो, उसको पूरा ही लेके। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप प्रोडक्शन पर अभी जो मैंने पेज ये रन कराया, जो हमने अभी देखा यहाँ पर, ये मैंने चलाया था डेवलपमेंट में, अब सेम पेज को मैं प्रोडक्शन में चलाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पेज को प्रोडक्शन में रन करूँगा, तो आपने जो ये कमांड दी थी मैथ डॉट रैंडम और ये डेट डॉट नाउ, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या अब मैं ब्राउज़र से उस यूआरएल को हिट करूँगा, वेदर द रैंडम नंबर एंड द करेंट डेट विल बी चेंज्ड और दैट विल बी स्टैटिक। जो लास्ट आपने जब उसको शिफ्ट किया था प्रोडक्शन पर, तो लास्ट टाइम पे जो भी रेंडर हुआ था रैंडम नंबर और नाउ वही रहेगा, या ये हर बार चेंज होगा जैसे अभी चेंज हो रहा था आपका डेवलपमेंट मोड। ये चीज़ समझना सबसे ज़रूरी है, मतलब आगे कैशिंग में जाने से पहले आपको नेक्स्ट जेएस के ना जो डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट है आपका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का, उसको समझना होगा। तो ये मेरा आई थिंक आपका सर्वर कंपोनेंट है, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स, और इसने फैच बंद कर दिया यहाँ पर। तो चलो ये भी ना अच्छा हुआ, ये प्रॉब्लम सामने ही आ गई। तो अब एक चीज़ नोट करो, आप क्या कर रहे हो, आपने आपने ऑर्डर दिया कि पहले अब हाँ बिल्कुल सही, कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, बिल्ड बना रहे हो, और बिल्ड बनाऊंगा तो मुझे इसको रोकना होगा सर्वर को। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो लिख देता हूँ मैं कहीं ना कहीं कि ये पॉसिबल नहीं है कि व्हेन यू बिल्ड द ऐप नेक्स्ट जेएस विल नॉट fetch backend data if, याद रखना, if it is on same server, जैसे हमारा था, क्योंकि पोर्ट तो बंद ही हो गया ना। अब आप क्या करोगे, उसने मना कर दिया, यहाँ पर कर ही नहीं सकती उस काम को, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अपने ना ये पोर्ट को बदलते हैं, अपने डेवलपमेंट को हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में नहीं है, तो फिर मैं इसको कंट्रोल कर देते हैं, और इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। हेलो लिख फिलहाल, और कमेंट कर, तो बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, बिल्ड बन रही है, मैं तब तक इस एनवायरनमेंट को ही आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ये बिल्ड बनेगी, तो यहाँ पर डॉट नेक्स्ट में नेक्स्ट क्या काम करता है कि ये जो डॉट नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, ये तो पहले अपने इसमें बिल्कुल क्लियर कर लो। ये जो चीज़ है यहाँ पर वो है फोल्डर कंटेन्स, जो आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है ना, उसके जितने भी स्टैटिक डाटा होता है, स्टैटिक डाटा, इसमें फोल्डर भी आ गए, फाइल आ गए, वो सारा का सारा डाटा आपका शिफ्ट हो जाता है डॉट नेक्स्ट के प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितनी भी आपकी फाइल है, सपोज आपने कोई पेज डॉट जेएक्स बना रखा है, अबाउट का पेज या सर्विसेज का पेज, वो सारी की सारी फाइल्स आपके डॉट नेक्स्ट के सर्वर में, और उसको वो कैश भी करता है, कैश में भी हम जाएंगे, एंड देन आपका ऐप के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी HTML फाइल बन जाएगी। अब देखो, ये बिल्ड बन रही थी, कंप्लीट तो नहीं हुई थी, लेकिन अब देखो जा रहा है यहाँ पर एक ये दिख रहा है आपको, नॉट फाउंड डॉट HTML, ठीक है, उसने कन्वर्ट, अब देखो ये भी आ गया एग्जाम्पल स्टैटिक डॉट HTML।
अब यहाँ पर बिल्ड भी बन गई सक्सेसफुल हमारी, और अब मैं इसको npm रन स्टार्ट पर ले जाता हूँ। इट मीन्स कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ डॉट नेक्स्ट को कि अब आपको प्रोडक्शन में करना है, और अब जो भी फाइल आप रीड करोगे वो डॉट नेक्स्ट के फोल्डर से करोगे। अब इसमें डिफरेंस समझा देता हूँ मैं आपको, ये भी आप ना नोट किया कर लिया करो कि यहाँ पर ना ये देखो, ये लिखा है सर्किल और ये लिखा है एफ। तो आपने क्या किया, आपने अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया अपने डॉट नेक्स्ट की बिल्ड पर। तो वहां पर दो चीजें होने वाली हमारे पास। वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि क्या नाम है, जो आपका कंटेन है वो आपका स्टैटिक रेंडर हुआ है, या वो ये बोल रहा है कि आप मुझे कभी भी ये बोल सकते हो कि ऑन डिमांड फोर्स कर सकते हो डायनेमिक डाटा का। ये भी तो हो सकता है कि भाई आपने अपनी HTML फाइल तो बना दी, लेकिन उस HTML फाइल के अंदर आप ये भी मुझसे बोल रही हो कि भाई 1 घंटे के बाद या हर सेकंड आप कोई एपीआई भी हिट करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस के अंदर दो चीजें याद रही, इस स्टैटिक के लिए वो ऑलवेज यूज करता है सर्किल, और इसके लिए यूज करेगा एफ नाम का सिंबल। तो यहां पर वो बोल रहा है मुझे कि ये जो आपका प्री रेंडर है, जो स्टैटिक कंटेंट आ गया ना, ये देख रहे हो, सर्किल बनाए सर्किल बनाए सर्किल बनाए, ब्लॉक पाइथन ब्लॉक रिएक्ट, और यहाँ पर ऑल यूजर्स, इन सबको अगर मैं आपको इसकी बिल्ड दिखाऊं, यहाँ पर इसको दोबारा बंद करते हैं। यहाँ पर हमारा बना एग्जाम्पल स्टैटिक ये वाला पेज, और ये इसने HTML में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेन फाइल index.html में कन्वर्ट हो रखी है। इतने जितने भी ये फोल्डर होंगे पाइथन के, नीचे जाते रहोगे, इन सब का इक्विवेलेंट जो HTML फाइल है वो बन चुका होगा। लेकिन आप यहाँ देखो, इस वाले में इसने ऐसा क्यों किया, एफ क्यों दिया मुझे, डेफिनेटली पैरामीटर है, तो उसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया कि यूजर विल चेंज द स्लग। तो ये डाटा ऑन डिमांड, इसलिए मैं इस बार वर्ड को मैंने लिखा ही है, ऑन डिमांड फोर्स डायनेमिक। आप ऑन डिमांड मुझे डाटा को बदल सकते हो। तो इसलिए दो, जब भी हमारी बिल्ड बनती है यहाँ पर नेक्स्ट एस में, आपको दो चीजें याद रखनी है। वो कंटेंट जो प्री रेंडर एज स्टैटिक होंगे, जो चेंज नहीं होने वाले, इस बात की श्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल जनरली नहीं होता है, अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज को जनरली हम चेंज नहीं करते, कोई भी ऐसा पेज, तो वो प्री रेंडर स्टैटिक जाने वाला है। और हमें पता है कि कोई ऐसा डाटा जहां पर कोई पैरामीटर की बेसिस में डाटा चेंज होगा, मैं उसको बोल रहा हूं सर्वर रेंडर ऑन डिमांड। तो इसने इन दोनों फाइलों को अपने डॉट नेक्स्ट में डाल के इनका डिफरेंस इस तरीके से क्लियर कर दिया कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, हम करने वाले हैं। अब मैं इस प्रोजेक्ट को npm रन स्टार्ट से रन करता हूं, और देन हम आते हैं अपने सेम बोर्ड पर। अब मैं इस फाइल को जब वो हिट करूंगा, अभी 3000 पर ये आपके प्रोडक्शन पर एंटर हो रही है। अब मैं रन करता हूँ। अब इसको देखना ध्यान से, 0.7 और यहाँ पर जो भी डाटा है, मैं एक बार और हिट कर रहा हूँ, फिर दोबारा हिट कर रहा हूँ, फिर हिट कर रहा हूँ। कुछ चेंज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अब बताओ इसने क्या किया, अब ऐसा क्यों हुआ कि पहले जब मैं उसमें था डेवलपमेंट में, तो ये चीज़ हिट हो रही थी, और जैसे ही मैं इसको प्रोडक्शन में लेके आया तो इसने इन दोनों डाटा को किसी को भी हिट नहीं किया। और यहीं से जावास्क्रिप्ट दोबारा चल ही नहीं रही। बिल्कुल सही। और उस केस में क्या हुआ कि जब आपने इसकी बिल्ड बनाई, तो ऐप के अंदर एग्जाम्पल के अंदर जो ये हमारा page.js था ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया एग्जाम्पल स्टैटिक डॉट एच टी एम एल में। अगर इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाऊं, तो इसमें आपको बहुत कंप्रेस्ड फॉर्मेट यहाँ पर दिखने वाला है। ये देखो, ये कभी भी टाइम हो तो अपने आप खुद देख लेना इसके अंदर के डाटा को। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि जो जब मैंने बिल्ड बना रहा था, उस टाइम जो भी वैल्यू, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, और ये वाली वैल्यू उसने कैश कर ली। उसने उसी टाइम क्या करा कि आपके डाटा, आपके पेजेस को, व्हेन हम मतलब स्टैटिक, जावास्क्रिप्ट की वैल्यू आप बिल्कुल बिल्कुल सही, उसने जावास्क्रिप्ट चलाई, लेकिन वन टाइम, एक टाइम के लिए चलाई कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप उसको शिफ्ट कर रहे हो स्टैटिक कंटेंट के अंदर। योर पेजेस कन्वर्टेड टू स्टैटिक एचटीएमएल। और ये वो क्या, इसलिए हम यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ इसके अंदर, कि जब भी आप प्री रेंडर करते हो, यानी कि अपने प्रोडक्शन में ले जाते हो, तो आपका पूरा का पूरा जो फोल्डर होता है वो स्टैटिक कंटेंट में कन्वर्ट होता है, और वहां पर आके ये
तो इसका मतलब लास्ट टाइम पर जब आप अपने बिल्ड बनाई थी तो जो भी डाटा कैश हुआ था डायनेमिकली, मतलब कि वो रैंडम नंबर और वो डेट, वो दोनों डाटा उसने कैश कर दिया। और मैं जितनी बार भी यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये वाला, जितनी बार भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उतनी बार वो डाटा ब्राउजर के कैशे में, या मैं अगर बोलूं ये जो फोल्डर है यहां पर देख रहे हो अपने अंदर क्लाइंट प्रोडक्शन सर्वर प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं जो ये सर्वर की ये वाली फाइल थी एग्जाम्पल स्टैटिक, इसको कैश कर दिया। और वही डाटा हर बार आपका हिट होते हुए चल रहा है ये चीज़। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक आया पहला, अगर हम इसमें कैशिंग की बात करें। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, दिस इज कॉल्ड। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपसे ना कोई भी इंटरव्यू में पूछ लेता है ना, पहला ही टॉपिक लेके चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक साइट जनरेशन। तो आपको सिंपल ये देना है कि व्हेन वी कन्वर्ट आवर ऐप इनटू नेक्स्ट जेएस बिल्ड, या व्हेन वी अपलोड आवर डाटा टू प्रोडक्शन सर्वर, तो उस केस में आपका डाटा पूरी तरीके से एसएसआर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैटिक साइट जनरेशन। राइट। तो स्टैटिक साइट जनरेशन का टॉपिक ही तब लगेगा जब मैं ये चीज कर रहा हूँ, मीन्स मैंने यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को npm रन स्टार्ट में करा है। और अगर मैं डेव में कर रहा हूँ तो फिर तो मतलब ही नहीं उठता ना, फिर तो मैं डॉट नेक्स्ट के इस फोल्डर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या आ रहा हूँ, रियल टाइम पर उसने इसको हिट किया पेज डॉट जेएसएफ को। और रियल टाइम पर जो भी मैथ डॉट नंबर, तो हर बार हिट होगा तो हर बार तो यार मुझे चेंज होते हुए दिखेगा ना, क्योंकि वो कैश तो हो ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली डाटाबेस से यानी कि सर्वर रेंडर हो रहा है यहाँ पर, और हर बार मुझे डाटा दिखते हुए जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको कि मतलब कि अगर मैं स्टैटिक साइट जनरेशन की अगर बात कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग स्टैटिक HTML पेजेस फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा सोर्सेस। अब छोटा सा एग्जांपल मैं बदल रहा हूं, अब मुझे ये चीज बताना कि अब एग्जांपल मैंने लिया था तुम्हारा यहाँ पर ये वाला पेज डॉट जीएसएक्स का, लेकिन यहाँ पर ये बात भी तो हो सकती है, तो ये मैंने तुम्हें मैथ नॉट रैंडम और डैट नॉट नाउ का एग्जांपल दिया। मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारी कोई, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, टू कॉल एपीआई ऑफ यूजर्स डाटा। ठीक है, लेकिन चलो ये भी नहीं लेता हूँ, ज़्यादा समझाने का बेटर का, एपीआई ऑफ स्टॉक डाटा। कोई भी स्टॉक है, जैसे सपोज बैंक निफ्टी है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ये ना एवरी 10 सेकेंड्स ये डाटा चेंज होता है। हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और आपने ना यहाँ पर एक छोटा सा अपना वो बना रखा था, एक आउटपुट विंडो, जहां पर यूजर को ना बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, करंट प्राइस दिख रहा है ऑलवेज, और उसको मैं थोड़ी देर के लिए मैथ डॉट रैंडम नंबर या डेट डॉट नाउ मान लेता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपने इसको बिल्ड में कर दिया तो जो यूजर है उसको, चाहे वो कितनी बार भी मेरी वेबसाइट पर आएगा, जो कैश डाटा था जब एसएसजी में वो कन्वर्ट हो गया था, वही प्राइस दिख रहा है उसको तो हर बार। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहा है यूजर, यार अभी तो 1 मिनट के बाद तो बैंक निफ्टी का तो प्राइस बदल गया है, तो आप अपनी साइट पर मुझे दिखा रहे हो वही पुराना प्राइस। तो अब मैं क्या करूं, क्या मेरे पास ये चाहिए ऑप्शन कि मैं दोबारा यहाँ अपने वेबसाइट पर जाऊं और दोबारा अपनी वेबसाइट की बिल्ड बनाऊं। जब वो बिल्ड बनेगी तो दोबारा मेरा ये वाला पेज हिट होगा, और देन नया प्राइस आपके डॉट नेक्स्ट के जो स्टैटिक पेज था, जो सर्वर साइड पे मैंने आपको दिखाया था, वहां पर जाके अपडेट होगा, प्रोडक्शन पे दोबारा मैं बिल्ड चढ़ाऊंगा और देन हिट करूंगा, देन नया प्राइस मिलेगा आपको। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं हो गई कि हर बार बिल्ड बनाना, हर ऐसे बार, ही वैसे। ये थोड़ी करने वाला हूं मैं हर बार। तो यहाँ पर हम स्टैटिक साइट जनरेशन में एवरी 10 सेकेंड आपका डाटा चेंज हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही आपका प्रोडक्शन में बिल्ड करी तो ये तो डेफिनेटली ये कोई ना आपका
सही अप्रोच तो नहीं बोलूँगा मैं कि इट इज़ द राइट अप्रोच कि आप जहाँ पर डाटा चेंज हो रहा है, आपने उस पेज को ही स्टैटिक साइट जनरेशन में कन्वर्ट कर दिया और हर बार मैं बिल्ड भी नहीं बनाने वाला हूँ। अब इस केस में मैं ऐसा क्या किया जाए कि जो मेरी बिल्ड है, उस बिल्ड को इंटरनली ये ऑर्डर मिल जाए कि इस वाले पेज के अंदर जब भी यूज़र होगा तो अगर वो 1 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद या 40 सेकंड के बाद मेरे इस पेज को रिफ्रेश करता है, तो उसको ये ऑर्डर मिल जाए कि इस वाली एपीआई को दोबारा रन करना है। यानी कि इस पेज में जो मैथ डॉट रैंडम या बैंक निफ्टी की एपीआई होगी, वो सर्वर से, ना कि आपके डॉट नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में, ना करके सर्वर से वो दोबारा से उस एपीआई को हिट करेगा और डाटा इस वाले फोल्डर में अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारे पास आया स्टैटिक साइट जनरेशन के अंडर में ही ISR, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। इसमें हमारे को वर्ड यूज किया गया रीवैलिडेट योर डाटा इन सेकेंड्स। इट मीन्स आप अपने स्टैटिक पेज को ये दोबारा से ऑर्डर दे सकते हो। मेरा जो डायनेमिक डाटा है वो कुछ इंक्रीमेंट के बाद, मतलब कि इसका इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, इसलिए ना इस वर्ड को भी यूज़ किया गया रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब कि जहां मैं एसएसजी की बात करता हूं वो तो स्टैटिक हो गया, लेकिन इस स्टैटिक के अंदर ही क्या आप रीजनरेट कर सकते हो अपने डाटा को एज पर योर डिमांड। तो इस आईएसएल के अंदर मुझे कीवर्ड दिया गया रीवैलिडेट। रीवैलिडेट की सिंपल मीनिंग है कि पर आते हैं, चलो ये तो मैंने अभी बंद कर दिया कि जब भी यूज़र 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद मेरी साइट को हिट करेगा, तो आपका जो डाटा होगा वो सर्वर से दोबारा से रीजनरेट होगा और किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैटिक साइट जनरेशन में, यानी कि दोबारा से उसकी एचटीएमएल फाइल अपडेट हो जाएगी। राइट, तो इसको कैसे कर, वाले एग्जांपल को मैं वो करता हूँ सेम, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके न्यू फाइल में के अंडर में एक न्यू फाइल बना देते हैं, बंद करते हैं। यहाँ पर मैं फाइल ले लेता हूँ पेज डॉट, और मैं इसमें लिख भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ रीवैलिडेट स्टैटिक। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं रीवैलिडेट करने के। इट मीन्स अगर आप मेन उस पर जाओगे, नेक्स्ट इज वैलिडेट, मतलब 14 के अकॉर्डिंग एंड 15 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा डाटा फैचिंग, कैशिंग एंड रीवैलिडेट। यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड आएगा वो है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो पहले इसकी मैं मीनिंग आपको क्लियर कर दूं कि जो रीवैलिडेट वर्ड है ना, उसको यूज़ करने के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अगर व्हेन आई टॉक अबाउट द पेज या व्हेन आई टॉक अबाउट द एपीआईज, तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो एक पेज का लिया है, और इसी तरीके से रीवैलिडेट कमांड आपको, जैसे सपोज कोई एपीआई आप हिट कर रहे हो, तो उस एपीआई को भी आप ऑर्डर दे सकते हो कि कितने सेकंड के बाद या कितने मिनट के बाद मेरे को दोबारा से हिट करना है उस एपीआई को। तो उससे पहले, हाँ उससे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल पहले लेता हूँ पेज वाइज। पहला एग्जांपल होगा मेरा पेज का, जो भी पेज है, मतलब आप इस पेज को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप सिम पेज के अंदर आ जाओगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, उस पेज को सिर्फ ये बता दो कि वैलिडेट, है ना। प्लगइन प्रॉब्लम भी कर देता है, ज़्यादा ही हेल्प दे देता है, वो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको अभी करता हूँ समझाने के पर्पज से, ले लेते हैं 5 सेकेंड। अब देखो मैंने इस वाले पेज पर, मतलब ये जो एग्जांपल रीवैलिड वाले पेज पर सेम कोड है, मतलब मैंने बस वो कॉपी करके अलग कर दिया है और यहाँ पर ये लिख दिया है एग्जांपल। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ और इसकी बिल्ड और दोबारा बना देते हैं।
वैसे ना ऑलवेज याद रखना कि जो पहले से बिल्ड होती है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कैशे फाइल पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है, तो बेटर ऑलवेज होता है ना कि पहले वाले को डिलीट कर दिया करो, सो दैट कि ना कन्फ्यूजन ना हो कि मैं नई बिल्ड बना रहा हूँ और पहले वाले कैशे के साथ वो आपस में कोलाइड कर जाए। एनपीएम रन, अदरवाइज वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बिल्ड तो बिल्ड ही बन जाती है, अपडेट होती है ऑलवेज। तो अब मैं नए उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जहां पर मैंने इसको बोल दिया रीवैलिडेट इक्वल टू 5, और अब हम देखते हैं कि जो ये नया एग्जाम्पल रीवैलिडेट बनेगा उसको नेक्स्ट जेएस सर्किल बनाता है या उसको एफ सिंबल से इंडिकेट करता है, मतलब स्टैटिक में कन्वर्ट करता है, या वो ये बोलता है कि ऑन डिमांड ये डाटा बदल सकता है सिर्फ इस वाले कीवर्ड को यूज करके। और यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये देखो ये फैच कमांड देख रहे हो ये वाली। अभी मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला कि मैं पेज वाइज बात कर रहा हूँ, यहाँ बात को वैलिडेट पेज वाइज और एपीआई। अगर आपको ना एपीआई को ये ऑर्डर देना है कि एवरी 3600 सेकेंड्स या 6 सेकेंड, जो भी आप यहाँ देना चाहते हो, ये एपीआई ऑटोमेटिकली हिट होगी, तो आप फैच के बाद इस वाले पैरामीटर को यूज कर सकते हो, नेक्स्ट रीवैलिडेट। और अगर आप होल पेज को ये बताना चाहते हो कि ये वाला जो पेज है, जैसे आपने ना एचटीएमएल के अंदर मेटा के अंदर दे रखा है रिफ्रेश कमांड कि एवरी 30 सेकेंड या एवरी 1 मिनट वो पेज रिफ्रेश होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, तो सेम हम यही बोल रहे हैं कि भाई आप इस वाले पेज को 3600 सेकेंड्स के बाद रीवैलिडेट करोगे, यानी कि ये लोड हो जाएगा दोबारा से सर्वर से। कोई चीज़ आपने यहाँ पर उसको ऑर्डर कर दिया, ये बता दिया है कि ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसने क्या क्या किया है, दोबारा चलते हैं टॉप में, ये देखना ये वाली चीज़, और मैं इसको ना रन कर रहा हूँ। ओके अब रन करें हमारा प्रोजेक्ट, ये वाला है, वो हिट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मेरा जो राउट है वो बन चुका है एग्जाम्पल रीवैलिडेट। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल वैली सी वी, और इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल स्टैटिक। दोनों पेज का डिफरेंस अब देखेंगे हम। ये पहले वाला था, मैं कितनी बार भी रिफ्रेश करूँ ये देखो डाटा आपका सेम है। अब मैं इसमें आ रहा हूँ रीवैलिडेट वाले में, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना ध्यान से। नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ, नहीं नहीं बदल रहा है बदल रहा है। हाँ वही मैं समझ गया, 5 सेकंड है, मैं उससे पहले हिट कर रहा था, तो अब बदलेगा, बदल गया। ये चीज़ आपकी यहाँ पर है कि आप जब सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि कहीं पर भी आपको आईएसआर में कोई बात करेगा, तो पहले में इसको ना अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल असल लिया में है। इसमें ये रीवैलिडेट है रिजर्व वर्ड हो गया फिर। हाँ बिल्कुल, और क्या अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये, क्योंकि देखो फाइनली ब्राउजर को क्या समझ में आता है मुझे बताओ, फाइनली प्लस जावास्क्रिप्ट, दो ही चीजें होती हैं, तो इसका मतलब ये जितनी भी कमांड है वो फाइनली जो हमारा ये वाला वो होता है टूल पेबल, वो आपके JSX के इंजन को फाइनली जो नॉर्मल HTML होता है और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होता है उसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो तो हो नहीं है। तो ये वाली कमांड आपकी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसा आपका सिंपल एक HTML का पेज रिफ्रेश के टाइम पर काम करता है कि दोबारा से सर्वर को हिट करो, कोई चीज यहाँ पर हो रही रीवैलिडेट। और अगर तुम ना इसको कभी और देखना चाहो तो ये गारंटी तुम खुद कर लेना, सर्वर में जब जाओगे तो इस वाले पेज को देखते हैं जरा 1 मिनट। ये बनाया मैंने एग्जाम्पल रीवैलिडेट, एग्जाम्पल देखो ये बन के आ गया, कहीं पर ये बन के आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देख लेना कि देखो फाइनली जो कन्वर्ट हुआ, मतलब मेरा HTML प्लस आपका जावा स्क्रिप्ट, वो ये कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो प्री लोड वगैरह ये कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, इसने जोड़ दी है ना। तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट वैसे ही होगा जैसे हम एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी चीज़ को लोड करवाते हैं और उस तरीके से वो लोड होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिक्स कर देता है उस 5 सेकंड के टाइम को कि बार बार मुझे हिट करना है या क्या करना है।
ये सारी चीज़ तो ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, मतलब इसको अगर तुम ऑनलाइन टूल में ले जाओ और अनकंप्रेस्ड करो तो वहां जाके तुम देखोगे तो इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा जो प्योरली एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें बहुत अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एक सिंपल उसके अकॉर्डिंग समझा दिया। और ये जो एग्जांपल लिया था ये मैंने पेज वाइज का लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जब एसएसजी के अंदर अब दो टॉपिक हमारे पास आ गए। एसएसजी जब भी हमारी बनती है, जो बिल्ड बनती है के अंदर ऑन डिमांड अगर आपको डायनेमिकली डाटा फैच करना है तो मैंने वहां पर क्या जोड़ दिया आपका, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, दैट इज कॉल्ड आईएसआर। और अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आईएसआर, तो आपको सिंपल ये बोलना है कि व्हेन वी हैव अ बिल्ड ऑफ नेक्स्ट जेएस एंड वी वांट सम पर्टिकुलर डाटा अपडेटेड एवरी 5 सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड, एवरी 15 सेकेंड, तो वी यूज आईएसआर, हम इसकी हेल्प लेते हैं। और इसकी हेल्प से हम रीवैलिडेट कर सकते हैं। रीवैलिडेट का मतलब दोबारा से डाटा को अपडेट करना, और किस में करते हैं ऑलवेज, जो टाइमिंग होती है सेकंड, वो सेकंड्स पर होती है। और उसके लिए हम यहाँ पर जो कमांड यूज करते हैं वो पेज के इंपोर्ट के बाद और कंपोनेंट के बीच पर आप ये वाली कमांड को कहीं भी दे सकते हो। और अगर आपने इसको कभी भी यहाँ से 5 से हटा के क्या कर दिया, जीरो, तो ये ऑलवेज याद रखना, जीरो का मतलब होता है कि दोबारा से आपने उसको मना कर दिया कि कोई भी चीज आपकी रीवैलिडेट नहीं होगी। ओके। ये ध्यान में रखना कि ये अगर तुम्हें कहीं ऑनलाइन मिलता है तो वो ये भी पूछते हैं कि व्हेन वी डिफाइन रीवैलिडेट इक्वल टू जीरो, तो जीरो का सिंपल आपको ये बोल रहा है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि रीवैलिडेट करना ही नहीं है इस पेज को। ठीक है, तो इसको मैं उसमें ले जाता हूँ और देन यहाँ पर। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपका ये छोटा सा एग्जांपल आपका स्टैटिक का और रीवैलिडेट का, और दोनों केस मैंने आपको बिल्ड के अकॉर्डिंग समझाए हैं। तो ये चीज़ कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है एसएसजी, ठीक है, और देखो बड़े एग्जाम्पल और बड़ा वो तो अलग बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट आप एक बेसिक क्लियर करोगे, देन अगले वाले बंदे को पता चलेगा ना कि हाँ आपकी बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर वो डाटा को लिया जा रहा है। अब तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि अगर तुम्हें इसको और समझना है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते हो कि इस वाले पेज पर यहाँ पर कोई एपीआई आप कॉल कर लो, उस एपीआई के डाटा को यहाँ पर लेके आ जाओ, है ना। और वो भी तो हम कर सकते हैं, मतलब ये एग्जांपल मैंने आपको सिंपल इनके अकॉर्डिंग समझाया था और डेड नोड के अकॉर्डिंग। और दूसरा सिनेरियो क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो चलो सिंपल हो गया। अगर मैं कंट्रोल यू करता हूँ और इसको यहाँ देखते हैं, ये आ रहा है देखो क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और ये आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ रीवैलिडेट स्टैटिक कैशे, और ये सब देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर ये वाली जो ऐप थी मेरी, ये स्टैटिक थी। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो आप देखो यहाँ पर तो ये मुझे दिखा रहा है, ये देखो ये जो नंबर जनरेट हुए, कहाँ गया ये 0.117। लेकिन वहीं पर जो ये स्टैटिक वाला एग्जांपल था ना, यहाँ तुम देखो कहीं पर मुझे दिखा रहा है वो नंबर, ये जो नंबर जनरेट हुए हैं ये वाले, ये वाला ना। हाँ ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं एपीआई के थ्रू। एग्जाम्पल हो गया ना, अब यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल क्लाइंट। ठीक है, मैंने इसको ना क्लाइंट साइड इसलिए लिखा ताकि आपको सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों का एग्जांपल क्लियर होते हुए चले, जिसमें मैं एपीआई कॉल करने वाला हूँ। पेज डॉट, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली देखो मैं ये तो करता नहीं हूँ अपने प्रोजेक्ट में, मतलब ऐसे वाले एग्जाम्पल तो होते नहीं है। हम जब भी काम करेंगे तो श्योरली हम एपीआई कॉल करते हैं और देन रन करते हैं। तो ये तो पहले था कि सो दैट कि आपको एक सिंपल तरीके से समझ में आए। और अब मैं जो ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कि जो आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो वहाँ क्या करने वाले हो आप। ये हो गया ठीक। और यहाँ पे जल्दी से कोई एग्जांपल मुझे बताओ कि कोई एपीआई है जहाँ पर मैं डाटा मतलब रैंडमली उठा सकता हूँ। एक होती है मेरे ख्याल से, ये भी तो होती है रैंडम यूजर्स। ये भी होती है, ये भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, फिर एग्जांपल ले लेते
तो अभी मैं जो ये ले रहा हूँ क्लाइंट साइड के एग्जांपल को समझाऊंगा और यहाँ पर हम कुछ एपीआई वगैरह कॉल करेंगे। तो अब तुमने रिएक्ट में जो भी काम किया है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि रिएक्ट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, ये मेरी शायद पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, अगर मैं रिएक्ट की ओनली बात करूँ, रिएक्ट जेएस, तो आप क्या बोलोगे आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं? क्लाइंट साइड होते हैं, क्लाइंट साइड होते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। और अगर मैं जो नेक्स्ट जेएस में मतलब कि जो 13 14 एंड 15 हमारा चल रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या बोल दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होंगे, सर्वर कंपोनेंट होंगे। अब ये बात मैंने आपको बताई थी पहले कि अगर आप कोई भी ऐसा काम जो यूजर्स इंटरेक्शन का होगा, यूजर्स इंटरेक्शन, वो ऑलवेज कहाँ जाएगा, वो क्लाइंट साइड जाना है मेरे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस साफ बोलता है कि आप ऑन क्लिक यूज इफेक्ट यूज स्टेट जो आपके क्लाइंट साइड इंटरेक्शन होते हैं वो आप सर्वर कंपोनेंट में नहीं ले जा सकते हो, आपको क्लाइंट साइड कंपोनेंट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट जेएस का जो सेकंड रूल है वो ये बोलता है कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हो डायनेमिक डाटा की, डायनेमिक डाटा में क्या क्या आ जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला आ गया आपका, मेरी कोई भी एपीआई कॉल हो सकती है, मेरा कोई भी डाटाबेस इंटरेक्शन हो सकता है, हो सकता है, और मेरा कोई भी आपका थर्ड पार्टीज एपीआई हो सकती है। ये सारा का सारा जो वो प्रीफर करता है, वो ये बोलता है कि भाई अगर आपको करना है तो आप इन सब के लिए डायनेमिक डाटा के लिए जो आप कॉल करोगे वो आप करो सर्वर कंपोनेंट जो हमने बना के दिया है। उसके पीछे का रीजन वो भी था कि एटलीस्ट खुद सोचो ना कि अगर सर्वर ही मेरा सारा काम करके दे देगा, मतलब एपीआई कॉल डाटाबेस इंटरेक्शन, और फाइनली मुझे एचटीएमएल आउटपुट देगा, तो ब्राउजर को तो ज़्यादा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा लोड टाइम कम होगा ब्राउजर में। तो इसलिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने इसको डिफरेंट सिनेरियो में सेपरेट कर दिया। अब हम यूजर इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मुझे कोई भी यूजर इंटरेक्शन करना है तो मुझे क्लाइंट साइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल अगर मैं लूँ, ये मैं इसलिए भी ले रहा हूँ ना ताकि नेक्स्ट जेएस में ये बात क्लियर भी हो, शायद मैंने एक एग्जांपल में लिया भी नहीं, अभी तक तो नहीं लिया है फिलहाल। चलो यही एपीआई कॉल करते हैं रैंडम यूजर की। अब मुझे बताओ कि इसको रिएक्ट समझना, और ये जो कंपोनेंट बना है बाय डिफॉल्ट, ये तुम्हें पता है कि मेरा सर्वर साइड कंपोनेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एपीआई कॉल करूँ एज ए रिएक्ट जेएस की तरह, ना कि नेक्स्ट जेएस की तरह। तो अगर मुझे ये वाली एपीआई कॉल करनी है, डाटा यहाँ शो करना है इस वाले का, दे देता हूँ रैंडम यूजर। तो तुम्हारा एक बेसिक तरीका क्या होता है, क्लाइंट रिएक्ट के अंदर किसी कंपोनेंट में एपीआई कॉल करना है और यहाँ पर मुझे लोड करके दिखाना है, तो जरा स्टेप बताओगे मुझे। पहले तो क्लाइंट पहला एग्जांपल की, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट की, तो मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा क्लाइंट साइड, क्लाइंट यूज क्लाइंट, सॉरी। अब नेक्स्ट, यूज हाँ, तो अब करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल आ गया कि बिना यूज इफेक्ट के जो आपका माउंट होता है डाटा पहले लोड पर और देन उसको स्टेटमेंट करते हैं, तो उसके बिना तो फिर नहीं हो पाएगा कॉल, है ना। तो यूज, ठीक है, और यूज इफेक्ट हमारा यहाँ पर लोड, तो मैं हटा देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, फैच यूज करो, और इसको मैं बोल रहा हूँ एच टी टी पी एस कॉलोन रैंडम यूजर, और जो डाटा होगा मेरा वो डाटा मुझे रिटर्न करोगे दैट, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रिटर्न। ठीक है, तो इसमें मैंने सिंपल ये बोल दिया कि आप यहाँ पर एक एपीआई कॉल होगी और यूजर्स नाम के वेरिएबल में जाके, अच्छा यहाँ पर ये तो कर ही नहीं सकते, एक स्टेट भी चाहिए।
दैट ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो ये करा है नहीं हमने? सर। इसका क्या मतलब होता है अगर मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ दूँ? तब एक बार ही चलेगा। एक बार चलेगा। ठीक है, डाटा डॉट मैप यूज़र, और ये जो भी डिविस ने अपनी तरफ से ले लिया आईडी और नेम प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि इस एपीआई से मुझे कुछ नेम और आईडी मिलेगा। वो तुम खुद भी चेक कर लेना एक बार। और अब हम इसको अब एक्चुअली में मेरी चल रही है बिल्ड, तो बिल्ड को तो ये बात पता ही नहीं होगी, है ना? तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट में डालता हूँ सो दैट कि पहले चेक कर लें कि मेरा डाटा एटलीस्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो तरीका था, आपने एक सिंपल एपीआई कॉल करी और आपने यहाँ पर ये इफेक्ट यूज़ करके और यहाँ पे डाटा शो करवा दिया। ये आते हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट है, और मैं इस प्रोजेक्ट में आपका जो एग्जाम्पल क्लाइंट साइड, अब तुम्हें एक चीज़ और नोटिस करना सुमित, ये नेटवर्क टैब है, ठीक है? टैब में अब तुम, क्योंकि एपीआई तो कॉल हो रही है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, ये देख रहे हो एग्जाम्पल क्लाइंट साइड, और यहाँ पर तो कहीं पर मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ कहाँ पर है जो एपीआई कॉल होगी? इसका नाम भी तो आना चाहिए क्योंकि फैच कर रहे हो आप डाटा कहीं ना कहीं, एक ठीक चेक। है ना? तो कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। एपीआई तो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है ये एपीआई यूज़र, ये देख रहे हो, ठीक है? यस सर। ये तो ठीक है, मेरे पास एपीआई कॉल हो गई, और ये तो चलो अभी मैं उसमें हूँ, क्या नाम है, डेवलपमेंट में हूँ तो दिखा रहा है, अदरवाइज प्रोडक्शन में नहीं दिखाएगा। लेकिन कोई एरर आ गई है, सबसे पहले एरर को देख लें, क्या हाइड्रेशन अगर नहीं हो तो डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। वो इसलिए होगा क्योंकि जो आपकी एपीआई कॉल हुई है, डाटा के अंदर डाटा आ रहा है, ये जो आ रहा है ना डाटा, वो डाटा है ना, तो उसको ये बात बतानी होगी कि मैंने डाटा में तो डाला है, लेकिन डाटा के अंदर डाटा है। एनोडेट प्रॉपर्टीज और अनडिफाइंड रीडिंग मैप, चलो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ चाह रहा हूँ ना कि डाटा है भी हो या नहीं है। वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि पहली बार में कोई एक चेकिंग लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ देख लेते हैं कि मेरे पास क्या प्रिंट होके आता है, पहली बार या दूसरी बार। ब्लैंक आ रहा है ना, और थोड़ी देर बाद आ रहा है, ठीक है? वैसे तो बहुत है कि मैं लेंथ भी निकाल सकता हूँ, है ना? और ये भी, या सबसे बेटर ये कर दें, ठीक है? लोडिंग और देन डाटा, ये ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से ना, कि पहले आपने ये बोल दिया कि भाई अगर डाटा नहीं आ रहा है तो आप इसको लोडिंग में दिखा दो, और देन डाटा मेरे पास आ गया। तो यहाँ तक तो ये सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि डाटा मैंने यहाँ से लोड किया और जस्ट लाइक, तो इट मीन्स देखो, ये मुझे क्लाइंट में क्यों जाना पड़ा, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यूज इफेक्ट और सेट स्टेट कर रहे हो जो क्लाइंट इंटरेक्शन है, तो इसलिए मुझे डाटा को यहाँ पहले लोड करना पड़ा, देन यहाँ पर लेके आया। अब मैं यहाँ पर, क्या ये पॉसिबल है कि जो हमने कल मेटा डाटा पढ़ा था
कि किसी भी पेज में अगर मुझे मेटा डाटा सेट करना है, मतलब इसकी बात हो रही है, आ रहा है ना, हाउ टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जेएस। और इसका जो हमने कल 3 उसकी बात करी थी, आई थिंक किसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेटा डाटा होता है एसईओ पर्पस के लिए, मेटा डाटा, तो उसमें 3 चीज़ें मैं इंक्लूड करता हूँ, एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, और भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, मतलब मैं अभी तो जनरली इसकी बात कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो मेटा डाटा है मेरे पास वो है आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये तुम देख रहे हो, मैंने यहाँ पर मेटा डाटा दिया और मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर दिस इज क्लाइंट साइड। ठीक है, तो ये शायद मैंने तुम्हें बीच में बताया भी था कि जो ये एग्जांपल है, ये क्या एरर आ गई, एरर दे दी इसने। ये देखो, और ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर अटेम्प्टिंग टू एक्सपोर्ट मेटा डाटा फ्रॉम अ कंपोनेंट मार्क विद। इससे देखो एक बात, यही मैं थोड़ा सा ना समझाना भी चाह रहा था आपको कि ये जो चीज़ है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो, क्योंकि ये तो आपका नेक्स्ट जेएस का कॉन्सेप्ट है ना। तो आप तो ये यूज़ ही नहीं कर सकते। तो नंबर वन कि जो मेटा डाटा है यू कैन नॉट यूज़ इन क्लाइंट कंपोनेंट। तो अगर तुम किसी भी पेज का मेटा डाटा डिफाइन करना चाहते हो तो ये इनका एग्जाम्पल होगा, ओनली विद सर्वर कंपोनेंट। आप क्लाइंट कंपोनेंट के साथ कभी भी मेटा डाटा उस पेज का डिफाइन नहीं कर सकते हो, सिर्फ सर्वर कंपोनेंट के साथ कर पाओगे आप। तो मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, ये मैंने क्यों बताया था, अभी हम इस टॉपिक में भी आएंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर, तो मैं ऐप को बंद कर रहा हूँ। अब मैं इसकी बिल्ड बना रहा हूँ, npm run build। अब तुम इसका थोड़ा सा और डिफरेंस समझते हैं। जैसी बिल्ड बनेगी तो अब वो इस वाले पेज में जाएगा, आपके इस वाले पेज को वो करेगा रेंडर स्टैटिक साइट जनरेशन में, तो उसको एक एपीआई मिली। और देन और दूसरी चीज मैंने तुम्हें यहाँ दिखा भी दिया कि कहीं ना कहीं नेटवर्क में वो एपीआई हिट भी हुई है। तो क्लाइंट साइड में एपीआई हिट होने का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट यानी कि ब्राउजर ने एक एपीआई हिट करी, और किसको, सर्वर को। और यहाँ पर भी देखते जाना, ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर स्टेटस आ गया 200, टाइप फैच इनिशिएटर कहाँ से हुई, और साइज कितना आ रहा है, 4.4 की। 0.4। आप देखो इसकी मैं बिल्ड बना रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पर एपीआई सेम वैसे ही लेके चल रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ गलत हो गया, ये एपीआई यूजर क्यों हुआ हमारा, ओहो, ये अभी बदल गया या पहले से बदलाव आ रहा है। डेटा तो सही आ रहा है। नहीं, डाटा सही आ रहा है, क्योंकि वो हमारी क्या नाम है, पोर्ट ऑन है ना, मैं इसको नहीं चाह रहा था एक्चुअली। तो फिर बिल्ड टाइम पे प्रॉब्लम करेगा ना, चक्कर ये है। तो भाई रैंडम यूजर ये ले लेते हैं, फिलहाल तो मुझे इसको कैंसिल ही कर, चलो कोई बात नहीं, एनपीएम रणदेव में ही ले लेते हैं। हम भेज दे। कर दी। ठीक है, अब दोबारा एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा हिट कर रहा हूँ, फाइन राइट। कंपाइल कर रहा है एग्जाम्पल क्लाइंट साइट, और ये डाटा, डाटा आया, उसके अंदर मेरे को रिजल्ट्स मिल गया, और रिजल्ट्स के अंदर जाके मुझे मिला पहली लोकेशन पर मैप। अब तो सही लेना चाहिए। इसके अंदर नेम है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास नेम डॉट, ये तो रहा है, चलो अब देख लेते। ठीक है, वो बस उसका वो अंदर का डाटा थोड़ा सा अलग था, सिर्फ इतना फर्क था हमारे पास। अब जो ये वाली एपीआई है ना, ये अभी मेरी डेवलपमेंट मोड पर चल रही है।
और जितनी बार भी मैं हिट कर रहा हूँ ये जो ट्रेंड डाटा रैंडमली बदल रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये गया और ये बदलेगा, फिर करता हूँ, फिर गया डाटा, फिर कुछ और आ रहा है मेरे पास। और यहाँ पर भी इस चीज़ को देखना आप, ये डाटा मेरे पास आ रहा है, ये साइज़ देख रहे हो 4.4। तो ये एक चीज़ पहले ही मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एपीआई कॉलिंग है नेक्स्ट जीएस के अंदर, डाटा कैशे इज डिसेबल्ड इन नेक्स्ट जीएस 15। 15 में जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं ना, तो जो डाटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैश नहीं होता है। जबकि 14 पर याद रखना, जब इससे पहले की बात करें, जो इन्होंने बोला था कि आपका जो डाटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैश होगा। 15 अच्छा। में 15 में इसका उल्टा कर दिया कि यू हैव टू इनेबल इट। आपको इनेबल करना पड़ेगा कि आप करना चाहते हो, यानी अभी जितनी बार भी मैं हिट कर रहा हूँ ये मेरा डाटा वहीं से आएगा, सर्वर को हिट करना ही करना है। और अब मैं यहाँ पर सिंपल पहले तो जरूर डेवलपमेंट में ले लेता हूँ, फिर जाऊँगा उस पर। अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ और वहाँ पर मैं कैश और फोर्स कैशे लगा, देखो मैंने एपीआई की बात क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या लगाया, कैश, और क्या बोल दिया, फोर्स कैशे। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, मेरा सर्वर रन हुआ, और उस पेज को दोबारा से हम लोड करते हैं। अब तुम यहां देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब देखो पहले दिखा रहा था 1.4 के कैसे बी, जाना था? लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उसने बोला कि मुझे ये ऑर्डर मिला है सर्वर से कि जो ये एपीआई होगी इसको कैश कर दिया जाए ब्राउजर में। और मैं जब यहाँ पर जाऊंगा और हेडर पर जाऊं तो यहाँ पर भी तुम देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ रहा है, कौन कैसे कैसे? कैश है। तो जानते हो अगर तुम ना कभी कभी कोई स्टॉक की एपीआई देखो, उनके प्रोजेक्ट को, स्क्रीनर वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब स्क्रीनर अपने आप में एक वो है, स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सपोज मैंने बोला कि सीएंट कोई कंपनी है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, और इसका डाटा कहीं ना कहीं से बैकएंड से आ रहा होगा। इसके ब्राउजर पर अगर मैं देखूं, इसको दोबारा से हिट करता हूं, अब तुम खुद देखो ये डाटा है चार्ट का, यहाँ क्या आ रहा है, कैसे? डिस कैश है। तो इसका मतलब ना वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार ये डाटा तो पूरा 24 घंटे के अंदर बदलना तो है नहीं, क्योंकि एक बार अगर आपका चार्ट बन गया, मतलब एक बार अगर आपने चार्ट बना दिया, तो वो बार बार चेंज नहीं होने का। इसके इस कंपनी के लिए ये वाला जो चार्ट आ रहा है ना, ये वाला, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि यार मैं जब भी इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो यार मैं बार बार इस डाटा को सर्वर को क्यों हिट करूं, मैं तो ब्राउजर के कैशे से उठा लूंगा। तो अगर आपका ना जो अप्रोच है प्रोजेक्ट की, या अप्रोच की जो डिमांड है, अगर आपको लगता है कि कहीं भी कि जो ये एपीआई है वो एक बार ब्राउजर में हिट होने के बाद अपने आप को क्या कर ले, कैश कर ले, और वो डाटा बार बार ब्राउजर से आएगा, तो यहां पर नेक्स्ट जेएस बोलता है कि आपको ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन तो अगर सर मैं, ये कैशे, ये जो फोर्स कैशे है, हाँ, फेच में क्या मतलब, जो नेटिव जावास्क्रिप्ट है उसमें इनबिल्ट? अरे ये तो आपकी जो ये है क्या नाम है, फैच, जो ये एपीआई है इसके साथ है ना, जावा स्क्रिप्ट में आता है, लेकिन वहां जो तरीका हो सकता है पैरामीटर का वो बदल जाता है, बस इतना फर्क रहेगा। लेकिन जो आपका नेक्स्ट बोल रहा है वो उसकी कमांड फिर अलग हो गई कि अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन फाइनली जब ये कन्वर्ट होगा तो वो होगा वही जो फैच के रूल्स होते हैं। वो तो वहां पर जाके इंटर, क्योंकि ये इसका जो बेबल है वो ये काम खुद कर लेता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज फाइनली मान के चलो कि अगर तुम ना कभी फैच का सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो इंस्टीड ऑफ नेक्स्ट जीएस का, और वहां पर कैशे पढ़ोगे, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तुम इस कुछ को देखना, दो लाइन दो वर्ड को देखना हर बार, ये आपके सेम है। तो इसका मतलब आपने ये बात बतानी होगी नेक्स्ट जीएस के, क्योंकि पहले ना प्रॉब्लम आ रही थी कि हर बार जब डाटा कैश हो जा रहा था ना, तो यूजर को ये बात पता ही नहीं चल पा रही थी कि यार मेरा तो डाटा ही नहीं चेंज हो रहा, ये प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपकी डिमांड होगी तो आप खुद फोर्स लगाओ ना, हम बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। पहले अगर तुम्हें याद होगा कभी डॉक्यूमेंटेशन देखना, पहले हमें ये डिफॉल्ट चलता था, यहाँ यहाँ कर देता हूँ, इसकी जगह पर चलता था
नो स्टोर। राइट, अभी आप क्या बोल रहे हो भैया, फोर्स कर दो, और बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, नो स्टोर, यानी कि नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट यूज नो स्टोर कमांड। और जो आप ये नेक्स्ट जेएस 15 कर देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। और इससे पहले इन अर्लियर वर्जन्स इट वाज फोर्स्ड कैशे। पहले हमारा कैशे चलता था और अब वो मना हो गया, इसलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ा, इस कैशे को लगाना पड़ गया। ठीक है, तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। और अगर मैं इसको बिल्ड में चलाता हूं, मतलब प्रोडक्शन में भी चलाता हूं, तब भी ये क्या करेगा, क्योंकि आपने तो पहले ही ऑर्डर दे दिया फोर्स कैसे का, तो हमेशा जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहने वाला है, कॉमन ही रहने वाले हैं ये, वो बार बार नहीं होंगे। अनटिल अनलेस आप क्या यूज करते हो, रीवैलिडेट। देख आप बता दो भाई कि मतलब हर 10 सेकंड के बाद, हर 15 सेकंड के बाद मुझे डाटा को अपडेट करना है। तो जब हम नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो नेक्स्ट जेएस बोलता है भाई मैं तो आपको सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ, क्लाइंट साइड की, सर्वर साइड की, स्टैटिक साइड जनरेशन की, कैशे की, तो आप अपने प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि आप अपना आर्किटेक्चर क्या रखने वाले हो। तो ये तो आप डिसाइड करोगे ना कि मेरी कौन सा ऐसा पेज है जहां पर स्टैटिक डाटा है, मेरा ऐसा कौन सा पेज है जहां पर डाटा बदलेगा, मेरा ऐसा कौन सा पेज है जहां पर डाटा हर 1 घंटे के बाद बदलेगा, चेंज होगा। और मुझे कब एपीआई को, ये जो मैं एपीआई का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, ये मुझे यहाँ लाना है क्लाइंट साइड। और लेकिन हाँ, ये भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के पर्पज से बता दिया, बट ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, नेक्स्ट जेएस डज नॉट प्रीफर एपीआई एपीआई कॉलिंग इन क्लाइंट कंपोनेंट। ये भी ध्यान में रखना कि ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, इन्होंने एक वे दे दिया, लेकिन आपको जब भी एपीआई कॉल करनी हो, तो मैं तो हमेशा बोलूंगा कि ये जो तरीका होता है, क्योंकि अब देखो क्लाइंट के ऊपर बहुत लोड पड़ गया ना। मैं देखो इसको ये कर रहा हूँ, ये हिट हुआ, फिर ये एपीआई को इसने सर्वर में ब्राउजर से हिट किया, फिर तुम्हारे पास एक रेस्पॉन्स आया, फिर तुमने उसको यहाँ पर एच टी जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से रेंडर किया HTML। तो इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम नहीं चला गया। तो तुम यार ये जो एपीआई की कॉलिंग है, इस अप्रोच को कहाँ ले जाओ, सीधा सर्वर साइड ले जाओ। तो जब मैं सर्वर साइड ले जाऊंगा, तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर ब्राउजर में मुझे एपीआई दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। दिखनी तो नहीं चाहिए, अगर कोई पूछेगा, क्योंकि जानते हो कि डेवलपर के साथ क्या होता है, वो अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस में बना देते हैं, और बहुत सारी एपीआई सर्वर में, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट में कॉल होती है, और कॉल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करके डीबग करते हैं इस पर ब्राउ इसमें कंसोल में, नेटवर्क में, और उनको कुछ भी नहीं दिखता है। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि उनको यही नहीं पता होता है कि एक्चुअली में जो आर्किटेक्चर है सर्वर साइड का, क्लाइंट साइड का, उसको बिना समझे अगर आप काम करोगे, तो आप ये पता ही नहीं लगा पाओगे। तो अगर मैं तुम्हें सेम एग्जांपल कॉपी करता हूँ, यहाँ से सेम एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ, एग्जांपल सर्वर साइड ले जाता हूँ, और यही पूरा मैं कॉपी करता हूँ, और इस सर्वर साइड नया पेज बनाता हूँ, पेज डॉट जी एस एक्स, वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, मैं यूज क्लाइंट यूज नहीं करूंगा, मैं हटा रहा हूँ उसे। हाँ ठीक है, अभी मैं किस में हूँ, डेवलपमेंट मोड पर हूँ आई थिंक, मेरे ख्याल से। हाँ, डेवलपमेंट मोड पर हूँ। अब मैं इस वाले पेज को रन करता हूँ, कंट्रोल S कर रहा हूँ, एरर पहले ही आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो सर्वर साइड ना, तो कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल T कंट्रोल V, इसको मैं कर दे रहा हूँ सर्वर। ये रन होगा क्या प्रोजेक्ट, तुम्हें लग रहा है कि पीछे, मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मना हो नहीं। गया, क्योंकि सर्वर साइड में आप यूजर इंटरेक्शन तो कर ही नहीं सकते हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी होगी। लेकिन अब ये चल जाएगा, क्यों, क्योंकि मेटा डाटा को बनाया ही गया है सर्वर के लिए, और यहाँ पर जाके अब मैं इसको तो यूज़ कर नहीं सकता। तो ये मैंने तुम्हें तरीका बता भी दिया था शायद, एक लास्ट क्लास में एक मैंने करके भी दिखाया था, कि जस्ट क्रिएट योर ऑन फंक्शन, कॉन्स्ट गेट यूजर्स
और इस एपीआई को मैं ना उसका प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो कमांड अपने आप टाइप हो रही है, ठीक है। ये वाला यहाँ डाल देते हैं और ये वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, कॉन्सेप्ट को भी यहाँ। ये मेरा फंक्शन बन गया जो मुझे ये सारे के सारे यूजर्स, जो 10 यूजर्स है वो रिटर्न कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकूँ डाटा के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? पेज के आगे से। तो वो आ रही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस यूजर्स को की जगह पर, क्योंकि मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ तो यूजर्स तो कर, यूजर्स ही कर देता हूँ ना इसको। यूजर्स, यूजर्स एंड यूजर, ठीक है, ये भी हो गया। हुँ, और फंक्शन ए सिंक है, और ये वाला नहीं है बस। और ये मैंने बता ही चुका था कि अगर आप सर्वर में कर रहे तो डेफिनेटली सर्वर कंपोनेंट, ये लिख देता हूँ मैं कहीं पर। वुड बी, इस उनको बनाए इसलिए गया था कि सारी चीज़ें क्या हो, ए सिंक फॉर्मेट में हो, ए सिंक्रोनस फॉर्मेट में हो, सो दैट कि जितना भी आपका पैरेलली काम हो रहा है, एपीआई लोड, डाटाबेस इंटरेक्शन, सारा का सारा काम यहीं पर हो जाएगा और फाइनल आउटपुट आपको क्लाइंट में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सही। लोडिंग, देखो सेम पेज है मेरा, सेम कॉन्सेप्ट, बस मैंने तुम्हें ये डिफरेंस भी बता दिया कि व्हेन यू आर वर्किंग विद एपीआई इन सर्वर कंपोनेंट्स तो आपको क्या चीज़ें हटा देनी है और कॉल करने का तरीका क्या रहेगा आपका। ठीक है, और मेटा डाटा ये मेरा, ये भी देखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ सर्वर साइड, सर्वर साइड। अब देखें क्या, वो देख लें। और ठीक है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, चेंज हो रहा है, देखो है ना। ये भी हो गया हमारा, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, यहाँ पर लेके चले गए। और मैं यहाँ पर अभी मैंने कैशे लगाया नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कैशे डिसेबल होता है तो चेंज हो रहा है। और अगर मैं फोर्स कैसे करूँगा तो वो वही काम करेगा फिर, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, आपका डाटा लोडिंग फास्ट हो रहा होगा इसलिए। तो अब इस केस में जो एनवायरनमेंट आपका बना वो हुँ, कुछ ऐसा हुआ कि ये सारा का सारा डाटा आपका पहले ही लोड हो गया। हुँ, और क्लाइंट को क्या मिल रहा है, अगर मैं इसका कंट्रोल यू करके दिखाऊं आपको और इसका ये दिखाऊं, तो उसने सारी चीजें मुझे यहाँ पर रेंडर करके दे दी है। ये देख रहे हो, वेलकम, और ये सारे जो नाम आ रहे हैं देखो ना, सारे के सारे जो नेम आ रहे हैं। तो फाइनली जो सर्वर ने क्या करा, एपीआई कॉल करी, डाटा को रेंडर किया, वहीं पर जावा स्क्रिप्ट रन हो गई और मुझे फाइनली क्या मिल गया, एचटीएमएल मिला। और यहाँ पर यस। जो लोड हुआ वो फास्ट है मेरा। ठीक है। हुँ, हुँ, अब मैं कंट्रोल यू अगर यहाँ करता हूँ, जो आपका ये एग्जांपल था क्लाइंट साइड, ये होगा मेरे ख्याल से क्लाइंट साइड का ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल यू करता हूँ, ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखो क्या लिखा हुआ रहा है, ये आ गया टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पर कहीं पर तुम्हें ये मिल रहा है, ये जो जो नाम आ रहे हैं, ये देखना जरा, जो मैं उस टाइम दिखाने की कोशिश करा, देखो वेलकम फूटर आ गया, ये आ गया, ये सब आ रहा है। लेकिन हुँ, कहीं पर भी तुम देखोगे, या इसको कहीं पर भी फाइंड करके देखना, तो वो वर्ड ही नहीं है। जबकि तुम यहाँ देखो, जो सर्वर साइड था ना, हुँ, वहां पर तुम हुँ, देख रही हो ये सारे नेम मेरे पास आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है। सर्वर साइड रेंडरिंग का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर मैं रिएक्ट को पहले कम करूँ, तो रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम है कि जो ये आपका डाटा आता है ना, अगर तुम उसको कंट्रोल यू करके देखोगे, आपको दिखने से रहा मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। क्योंकि उसने क्या किया, ये सारा काम डायनेमिक, क्योंकि क्लाइंट साइड में आपका जावा स्क्रिप्ट रेंडर हुआ, उसने सबको रेंडर करके, और एक डिव टैग होता है, डिव आईडी करके वहां डाल देता है वो। तो आपको कभी भी पेज सोर्स में वो नहीं दिखेगा कि ये चीजें क्या दिख रही हैं, जब तक आप इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं करोगे। लेकिन इसका उल्टा तुमने देखा, सर्वर साइड में क्या हुआ कि सर्वर ने आपको फाइनल आंसर दिया ना, सर्वर ने बोला कि मैंने सारा डाटा ये वाला आपको रेंडर करके दिया है। तो एचटीएमएल में उसको क्या मिल गया, एचटीएमएल में सब कुछ मिल गया उसको, ये सारी चीजें। तो जब उसको एचटीएमएल में ये सारी चीजें मिल गई, तो आप खुद सोचो कि जो हमारे ये होते हैं आपके ये वाले, एक सबसे बड़ा टॉपिक है एससीओ इंजन,
वो डाटा आपके कहाँ से पढ़ते हैं? पेज सोर्स में पहला क्या होता है? मेटा डाटा होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? पेज का डाटा, पेज कंटेंट जो बोलते हैं। तो Next.js के अंदर जो सर्वर कंपोनेंट से डाटा रेंडर होके आता है वो पूरा एज इट इज आप अपने पेज सोर्स पर देख सकते हो, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो जो सर्च इंजन्स होते हैं वो डाटा यहाँ से रीड करके जो सर्च इंजन के लिए जो बेनिफिट्स होता है वो पूरा का पूरा Next.js आपको देता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसके अंदर? React.js के अंदर। क्योंकि React.js की जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से एनसीओ इंजन अप्रोच में नहीं चलती है, जबकि Next.js आपको पूरा बोलता है कि मैं एसईओ इंजन अप्रोच में काम करूंगा। हमारे पास डाटा आ रहा है। अदरवाइज रिएक्ट के अंदर तुम्हें पता है ना कि फिर तुम्हें बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, वो हेलमेट होता है, फिर एसईओ इंजन के लिए अलग अलग चीजें। तो इतना वो ना करने से अच्छा है कि फिर मैं आपका ये ना कर लूँ, सर्वर कंपोनेंट में काम करूँ। और इस तरीके से तो ये एक ऐसा डिफरेंस था जो मैंने आपको दिखाया, और श्योरली आपको पता होना चाहिए। और अगर आप किसी को भी समझाओ तो आप इस तरीके से उसका डिफ्रेंशिएट कर सको। इट मीन्स क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड कंपोनेंट। ओके। तो ये जो वर्ड है SSG, SSR, ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, इंक्रीमेंटल साइड इनकी, अब मुझे बताओ इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी आपको समझने में या कैसे काम कर रहे हैं? नहीं सर। और दूसरा एक चीज़ ये देखो, ये बताना था वो भूल, ये सर्वर साइड है, मुझे बता सकते हो यहाँ पर जो एपीआई का डाटा आ रहा है ना ये सारा का सारा, अब देखो जरा मैं दोबारा रन करता हूँ, कहीं नेटवर्क में वो एपीआई दिखेगी आपको? नहीं दिख रही है। अब इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं दिख रही है? वो सर्वर साइड है। क्योंकि वो सर्वर में रन भी हो गई, और सर्वर में जो डाटा आया वो जावा स्क्रिप्ट में रेंडर भी हो गया, और ब्राउजर को क्या मिल रहा है बताओ फाइनली? HTML मिल रहा है। जबकि इसके उल्टा जो मैं क्लाइंट साइड का जो मैंने एग्जांपल बताया था, जहां कितना देखो काम हो रहा है ब्राउजर की तरफ, पहले वो एपीआई कॉल कर रहा है, देन वो डाटा तुम्हारे पास आ रहा है, और सब कुछ उसको नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए डाटा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो कभी कभी इस अप्रोच को, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं हो तुम्हारी, हम प्रीफर नहीं करते हैं कि ज़्यादा मेरा यूजर इंटरेक्शन, एपीआई एक ही जगह कॉल करनी है तो ठीक है चलो कर लो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम सेपरेट कर सकते हो चीज़ों को, तो ऑलवेज यूज सर्वर साइड कंपोनेंट टू लोड द डाटा इन द फ्रंट। ये चीज़ हमेशा, ये अप्रोच बेटर होती है। यहाँ तक बताओ, कोई कोई क्वेश्चन तुम्हारा, कोई ऐसी चीज़? अब मैं तुम्हें यहीं पर एक चीज़ होमवर्क दूंगा कि ये सारा मैं डेवलपमेंट मोड पर रन कर रहा था। आप इसकी बनाओगे एक बिल्ड, और बिल्ड बना के दोबारा से इस कंपोनेंट को चलाना, क्लाइंट को और फिर सर्वर को, और मुझे ये बताना कि क्या कोई डिफरेंस है या बात एक ही है, मतलब कि एक ही बात हो रही है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसमें मैं बस एक चीज़ और करना चाह रहा था कि, चलो ठीक है, वो तो बात वही हो गई है कि ये चीज़ ना, ये भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, कुछ करके देखना मतलब इसके ऊपर। जैसे सपोज तुम्हारी यही एपीआई ले लेता हूँ, यहाँ पर ये एपीआई है, यहाँ पर ना आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके देखना, ऑब्जेक्ट बना, फिर नेक्स्ट, और फिर रीवैलिडेट है ना, ये कमांड आप एपीआई में लगा के देखना, जो मैंने आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में बताई थी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़। क्योंकि मैंने तो अभी पेज लेवल में बताया था, ये एक बार आप अपना टेस्ट करना, क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों में एक बार नेक्स्ट रीवैलिडेट लगा के कुछ सेकंड का डिफरेंस करके। ठीक है, आपको क्या समझ में आता है या क्या डिफरेंस आता है वो चीज़। तो फिर हम दोबारा आते हैं नोट्स के अंदर। तो नोट्स में देखो, ये चीज़ आपको सबसे पहले कैशिंग के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ISR और SSG और SSR, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी कैशिंग के अंदर आती है। और इसमें मैंने जो आपको बताया, कैश, ये वर्ड लिखते हुए जा रहा हूँ आपका, कोर्स कैशे एक वर्ड, फिर स्टोर कैसे, और ये मैक्स इज, और ये रीवैलिडेट, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो, अगर आप सिंपल इसकी जो मैं बात करूं, मैक्स एज की बात करूं, इसको समझने का अभी तो बेटर तरीका नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको ऐसे समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ तो मत करना नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। सपोज आपने एपीआई बनाई है नोड में, ठीक है,
बैकएंड में या लारावेल में या किसी और फ्रेमवर्क के अंदर, और उसको कॉल कर रहे हो रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर, और तुम ये बताना चाहते हो कि जो मेरी एपीआई है वो जब भी कोई ब्राउजर में हिट करेगा, यानी कि मैं इसी के एग्जांपल में दोबारा आ रहा हूँ, ये जो सी एंड का एग्जांपल था यहाँ पे जो है ना, तो नहीं है ना, ठीक है तो अच्छा, हाँ, वो अब थोड़ा सा यहाँ पर उसको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो ये जो एपीआई इन्होंने हिट करी, इसमें यहाँ पर जाके अगर तुम ये देखोगे, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखना ध्यान से, ये चीज़ इन्होंने अपनी एपीआई में बता दिया कि ये ब्राउजर में कैश होगी, ये तो मैंने तुम्हें यहाँ समझा ही दिया, कैश हो रही है कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए कैश करना चाहते हो, ये देख रहे हो यहाँ पर कैश, ये चीज़ होती इसका है। ये सेकंड्स में है, मिली सेकंड्स में है? सेकंड्स है, ऑलवेज सेकंड्स है, तो ये जो तरीका है ना ये वाला, ये ऐसा डिफाइन किया जाता है। तो बाद में हम किसी प्रोजेक्ट में जब मैं नोड में एपीआई बनाऊंगा, ठीक है, और उसको हम जब यूज़ करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये वाला कैश बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी एज डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर। तो ये वाला जो तरीका है जो हम यहाँ पर ले रहे थे कि मैं यहाँ पर रीवैलिडेट करूँ, मैं इसकी जगह पर ये भी डाल सकता हूँ, कैशे कंट्रोल और मैक्स एज 600। इसका मतलब दो चीज़ें देखो हो गई, परफेक्ट तरीका नहीं हो गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 600 सेकंड के लिए ये जो डाटा है ये कहाँ से उठाओ तुम, कैशे से, लेकिन जैसे ही 600 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये डाटा कहाँ से उठाओगे आप, सर्वर से। तो ये बहुत पॉपुलर है, मतलब आजकल के टाइम में जो प्रोफेशनल एपीआईज बनती हैं, तो वहाँ पर पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो डाटा हमारे पास आएगा वो अपडेट किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। और तो जब भी, जैसे सपोज इन फ्यूचर किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तो, और नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट में काम, मैं तो बोल रहा हूँ रिएक्ट में भी काम कर रहे हो, मैं नेक्स्ट जेएस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऑलवेज जब अपनी एपीआई बनाओ तो एपीआई को हमेशा डिवाइड किया करो कि वो एपीआई कितनी फ्रिक्वेंटली हिट हो रही है, मुझे हर बार उसको हिट करना है या मुझे कैशे से डाटा उठाना है। जितना तुम इसके ऊपर काम करोगे, सोचो ब्राउजर में जो लोड टाइम होगा, जहां पर बहुत सारी एपीआईज कॉल होती हैं जैसे स्टॉक के प्रोजेक्ट में होती हैं, तो वहां पर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली फास्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की एक तो आपकी परफॉर्मेंस और स्पीड फास्ट हो जाएगी। और अगर आप सोचो कि मैं ये काम करूँ ही ना, मतलब मैं अपनी ये मैक्सेज कैशे कंट्रोल ना करूँ, तो आप सोचो कि हर बार डाटा सर्वर में जा रहा है, वहां से डाटा आ रहा है, और रेस्पॉन्स में ही डाटा बहुत सारे केबी का और एमबी का आ गया गलती से, तो जिस डाटा को बार बार मुझे अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम उसको हर बार सर्वर से मंगा रहे हो, डाटा हर बार ब्राउजर पर लोड कर रहे हो, तो ब्राउजर में लोड कितना पड़ गया, है ना। तो ये चीज़ इसलिए कैश, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर लगाना। यही जो चीज़ें नेक्स्ट जेएस बोल रहा है आप ऐसे कर लो, फोर्स कैशे लगा दो और रीवैलिडेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं। तो इस वाले एग्जांपल को भी मैं नेक्स्ट जो थोड़ा सा एपीआई हम बनाएंगे अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस पर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी तुम्हें फिलहाल ध्यान देना है ये चीज़, फोर्स कैशे, नो फोर्स कैशे, और ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया रीवैलिडेट का, ये सारी और सारी चीज़ें जो स्टैटिक साइट जनरेशन पर जा रही है वो इन कैशे के ऊपर ही काम करती है। और एक ये चीज़ याद रखना प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू में, कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्या करा नेक्स्ट जेएस 15 पर, ये चीज़ डिसेबल कर दी, आपको इनेबल करना है। और पहले कैशिंग को बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल किया था, आपको डिसेबल करना पड़ता था नो स्टोर लगा के, ठीक है। अब इसमें बस मुझे और बतानी थी, तो ये वाला एग्जांपल है पेज डॉट जेएसएक्स का, मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और इसको क्लियर करते हैं, गेम रन, मैं इसकी बिल्ड बना रहा हूँ, ठीक। इसमें ना एक चीज़ और है कैशिंग के अंदर, अगर मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊँ तो यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट टाइप करने की कोशिश, ये कौन सा सर्वर वाला कंपोनेंट था ना, ये वाला, यहाँ पर मेरे को बस एक चीज़ दिखानी थी आप, कोड फॉन्ट्स डायनेमिक,
मैंने ना अभी तो ये तो अभी लिखा है, लेकिन बिल्ड में पहले ही बना चुका हूँ। ये होना तो चाहिए था यहाँ पर वैसे। आ रहा था, एक बार दोबारा सर्च करते हैं। ये वाला, हाँ, ये आ गया, ये वाला। ठीक है, इसका क्या वो रीजन, ये तो मैंने बता ही दिया, रिवैलिडेट जीरो और टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और राउट कैश। और यहाँ पर देखो ये बिल्ड बन गई, लेकिन इस बिल्ड में तुम ध्यान से देखोगे ना, ये जो मेरा क्लाइंट साइड, क्लाइंट सर्वर था ये, सॉरी एग्जांपल सर्वर साइड, ये देख रहे हो, इसमें इसने सर्किल लगा रखा है। सर्किल का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक ही है, जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है स्टैटिक है, तो अब जो एपीआई आपकी कॉल होगी वो भी उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगी, मतलब स्टैटिक में जो डाटा आ गया आ गया। तो अगर आप ना जब इसको वो कर, एक तो ये सर्वर कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, नंबर वन। तो सर्वर कंपोनेंट को यहाँ पर आप ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कि नहीं, जब ये आपका कंपोनेंट कन्वर्ट होगा आपका यहाँ पर बिल्ड में, तो मैं इस वाले कंपोनेंट को ऑन डिमांड डाटा मंगा सकता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सॉरी सर्वर साइट को, कि मैं ऑन डिमांड डाटा मंगा सकता हूँ, मतलब कि मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए। जबकि अभी अभी जीरो सर्किल का मतलब है कि वो समझ गया कि ऑन डिमांड डाटा नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि द फॉलोइंग राउट सेगमेंट कॉन्फ़िग ऑप्शंस विल ऑप्ट आउट फॉर द डाटा कैशे एंड फुल राउट कैशे, सीधा जो भी है। फॉर डायनेमिक सेगमेंट, डायनेमिक का तो मतलब तुम्हें पता ही है, डाटा बदल रहा है। पाथ्स प्रोवाइडेड बाय ये जो भी है, यही समझा। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, और एक बार दोबारा बिल्ड बनाता हूँ, एन पी एम रन बिल्ड। अब तुम डिफरेंस खुद ही देखना इसमें। जैसे ही आप सर्वर में ये लाइन टॉप में लिख देते हो, कौन सा डायनेमिक इक्वल टू फोर्स डायनेमिक, और इसको प्रोडक्शन में डालोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर मिल जाएगा कि ये जो कंपोनेंट होगा ये आपका ऑन डिमांड डाटा मंगा सकता है ये आपका क्लाइंट मतलब क्लाइंट साइड यानी कि बिल्ड साइड है, प्रोडक्शन पर है, लेकिन ऑन डिमांड ये डाटा बदल सकता है। और कैसे, अब ये चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कि जब ये फाइनली बिल्ड बनाएगा तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि उसने इस बार उसको क्या ट्रीट किया। बिल्ड दोबारा बनाई और ये वाली कमांड लगाई थी, ये वाली। अब खुद देखो यहाँ पर ये आ गया, सर्वर आ गया। और अगर तुम इसके अंदर भी देखोगे यहाँ पर आपके, और सर्वर के अंदर, तो ये आपका यहाँ पर इसकी एचटीएमएल फाइल बन चुकी हो। आ गया, क्या नाम दिया था, ये तो क्लाइंट की तो बन गई है। अच्छा, ये क्यों नहीं बनी, मेरे को ये बोलना चाहिए था, क्या लगा दिया हमने, फोर्स डायनेमिक, क्योंकि आपने ये बोला कि ये स्टैटिक नहीं होगा, ये पेज ये आपका डायनेमिकली बदलेगा। तो इसलिए जो डायनेमिकली चीज़ें बदलती हैं उसको वो कन्वर्ट कभी कन्वर्ट नहीं करता स्टैटिक में। ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, फ़ायदा मिलता है। तो ये तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि भाई ये कंपोनेंट डायनेमिकली बदलना है या नहीं बदलना है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो इसलिए उन्होंने ये वाली कमांड आपको दे रखी है, फोर्स डायनेमिक करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ आर एन डी एपीआई अपनी कॉल करो, वो बिल्ड बनाओ, और देन उसको कॉल करके देखो दोनों तरीके से, मतलब एक बार क्लाइंट कंपोनेंट में, सर्वर कंपोनेंट में, एक बार ये लगा के कि क्या तुम्हें कितने डिफरेंस समझ में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,